मेरा नाम रुचि है। भाभी ने चिल्लाकर कहा कि देख ली अपनी बगैरत बहन की करतूत। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब भाभी बालों से पकड़कर मुझे खींचती हुई बाहर लाई थी। भैया मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने डरते हुए अपनी गलती पूछी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मुझे नहीं पता था कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है और मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। मैंने रोते हुए कहा कि भैया आखिर मैंने क्या किया है। भाभी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल हो गई है। ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने भैया को बताया कि भैया भाभी का भाई मेरी नकली फोटो बनाता है, मुझे ब्लैकमेल करता है। मेरी बात सुनकर भाभी चिल्ला उठी और कहने लगी कि अच्छा, अब तुम अपनी करतूतें मेरे भाई पर डाल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अभी गाल पर एक और थप्पड़ मारूंगी तो अकल आ जाएगी। मैंने कहा नहीं भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने भैया के आगे भी हाथ जोड़े और कहने लगी कि भैया मेरी बात का विश्वास करो, भाभी का भाई मुझे काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी बात सुनकर भैया और भाभी दोनों बुरी तरह से भड़क उठे थे। भाभी ने कहा कि तूने फिर अपने मुंह से यही बात निकाली। भाभी कहने लगी बस बहुत हो गया, आज मैं इस आवारा को जिंदा जला दूंगी। वो मुझे किचन में ले जाते हुए मुझ पर मिट्टी का तेल डालने लगी थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी सच्चाई की गवाही दे रही थी, मगर कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि मेरे भैया को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे बीमार पिता कांपते हुए रोने लगे थे, जबकि भैया खामोशी से अपनी पत्नी को मुझ पर अत्याचार करते हुए देख रहे थे। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं मौत को अपने करीब देखकर आंखें बंद कर गई और दिल ही दिल में भगवान को याद करने लगी। भगवान का नाम लेने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, जब अचानक मुझे भाभी की चीखों की आवाज सुनाई दी। पूरे कमरे में उनकी चीखें गूंज रही थी। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि मेरे सामने मौजूद रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और नींद ने मुझे अपने आगोश में जकड़ रखा था। बाहर कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं अपने सपनों की गहराइयों में डूबी हुई थी। तभी अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई साया मेरे करीब खड़ा हुआ है। मैंने आधी नींद में करवट बदली, लेकिन दिल पर एक भारी बोझ उतर आया था। मगर जैसे ही सामने आंखें खोल कर देखी तो सामने का नजारा देखकर मेरा दिल दहल गया था। कृतिका भाभी मेरे सामने खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में बेहद ही गुस्सा दहक रहा था, जैसे वो मुझे जला डालेंगी। उन्होंने मेरे बाल मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगी कि उठ जा बदचलन, कब तक सोती रहेगी। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो आराम से पड़ी रहेगी। चल उठ और काम पर लग। भाभी ने जब ये सब तेज आवाज में कहा और मेरे बालों को बेदर्दी से पकड़ा तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अभी मैं कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि वो पूरी ताकत से फिर से मेरे बालों को मजबूती से खींचकर कहने लगी कि बिल्कुल आलसी हो गई है। उन्होंने मुझे बिस्तर से घसीटना शुरू कर दिया। मैंने रोते हुए कहा कि भाभी प्लीज मुझे छोड़ दो, भाभी प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे बाल छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी चीख कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। मेरा पूरा शरीर जमीन पर रगड़े जा रहा था। हाथ पैर सब जख्मी हो गए थे, मगर उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी रहम का निशान नहीं था। वो मेरे साथ अक्सर ऐसा करती थी। अंधेरे में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और बुरी तरह से डरने लगा था। वो मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों तक ले आई थी। सीढ़ियों पर मेरा पांव अटका और मैं धड़ाम से गिर गई थी, मगर उन्होंने हाथ ढीला नहीं किया। मैं बेहोशी में चीख रही थी, मदद मांग रही थी, मगर सारा घर जैसे पत्थर का बना हुआ था। हम जब हॉल में पहुंचे तो भैया वहां पर खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। मैंने कांपते हुए होठों से कहा कि भैया, भाभी हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। मगर भैया तो हर बार अपनी पत्नी के ही कहने में ही रहते थे। भाभी को पसंद नहीं था कि मैं देर तक सोई रहूं। उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा था। मैं घर के सारे कामों में बिजी हो गई थी, लेकिन अगले दिन फिर से मेरे साथ यही व्यवहार किया गया। भैया फिर से खामोशी से सब कुछ देखते रहे, लेकिन आज मैंने भैया से सवाल कर ही लिया था कि भैया, आखिर मेरा क्या कसूर है? भाभी क्यों मुझ पर हाथ उठाती हैं? और आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं, तो फिर क्यों वो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं? भैया कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुझे घूरते रहे। उनकी जुबान जैसे खामोश हो गई थी।
मेरे पिता जो कमरे के कोने में चारपाई पर बैठे रहते थे, वो सारा नज़ारा वहीं से देख रहे थे। वो हर बार अपनी बेटी को सिर्फ खामोशी से देख सकते थे, उसे बचा नहीं सकते थे। आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं जल्दी सवेरे उठ गई थी। बस थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम क्या करने चली गई। भाभी मुझे हर बार की तरह बालों से पकड़कर घसीट कर ले आई और सिर्फ इतना कह रही थी कि आज तेरी खैर नहीं है। मेरे पिताजी की जुबान भी खामोश हो गई थी। वो अपनी बीमारी और पैरालाइज की वजह से कुछ नहीं कर सकते थे। भाभी ने मुझे जोर से धकेल कर भैया के कदमों में फेंक दिया था और मैं जमीन पर गिर गई थी तो मेरे घुटने छिल गए थे। मेरा बदन दर्द से कर्राहा उठा था। उस लम्हे भाभी की आवाज गरजी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन एक नंबर की कामचोर तो थी ही, लेकिन अब आवारा भी बन गई है। यह हमारी बदनसीबी की वजह है और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली है। भाभी की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि भाभी, भगवान के लिए बताओ तो सही, मेरा क्या कसूर है? आज तो मैं जल्दी भी उठ गई थी, सारे काम भी टाइम पर कर लिए, बस थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने के लिए गई थी। भाभी कहने लगी, ओहो, बहुत सीधी बनती है, ऐसे कर रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि मुझे नहीं पता भाभी, मैंने क्या किया है। भाभी ने नफरत से चीख कर जवाब दिया कि तेरी अश्लील फोटो पूरे मोहल्ले में वायरल हो गई है। तूने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भाभी की बात सुनते ही मेरे कानों ने जैसे कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने कांपते हुए होठों से कहा कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। भाभी ने मेरी बात काटते हुए भैया की तरफ देखा और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बहन को हमेशा अपने काबू में रखती हूँ, मगर ये लड़की इतनी चालाक है कि फिर भी मेरे हाथों से निकल गई। देख लो अपनी बहन की करतूत, ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देगी। अरे हमारी भी बेटियां हैं, कल को लोग उन्हें भी ताने देंगे। भाभी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और भैया बीबी खामोश पत्थर की तरह खड़े हुए मुझे देख रहे थे। मैंने रोते हुए कहा कि ये सब झूठ है भाभी, आप मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। आप जैसा कहती हो मैं वैसा ही करती हूँ। सारा दिन घर में रहकर घर के काम करती हूँ, किसी से कुछ कहती भी नहीं, लेकिन आपका ये गलत आरोप मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर मेरे आंसुओं का किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि भाभी, अगर आप सच सुनना चाहती हो तो हकीकत ये है कि आपका भाई काफी समय से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा पीछा करता है और हमेशा मुझे गंदी नजर से देखता है और अक्सर मुझे डराता भी है, धमकाता भी है। जब मैं उसे मना करती हूँ कि वो ऐसा ना करे, वरना मैं उसकी शिकायत भैया भाभी से कर दूंगी, तभी तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी जाली फोटो बनाई है। ये सुनकर भैया की आंखों में नफरत उतर आई थी। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं सच में कोई गुनाहगार हूँ। उनकी सख्त नजरें मेरे वजूद को काट रही थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें अपनी बहन की बातों पर विश्वास नहीं था। भाभी मेरी बात सुनकर और भी ज्यादा भड़क उठी और चीख कर बोली कि खबरदार, जो तूने मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। मेरा भाई बहुत ही शरीफ और संस्कारी लड़का है। बदचलन तो तू ही है जो अपना आरोप मेरे भाई पर लगा रही है। मैं कांप उठी थी और पीछे हटने लगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पिता जो चारपाई पर बैठे रो रहे थे, लेकिन आज उनकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहल्ले की एक औरत आई थी जो किसी काम से आई थी। भाभी ने फौरन दरवाज़ा खोला और बिना कुछ छुपाए ऊंची आवाज में उसे बता दिया। कहने लगी कि आओ देख लो हमारी बदकिस्मती, ये लड़की पूरे मोहल्ले में हमें बेइज्जत कर रही है। वो औरत भाभी की बात सुनकर चौंक गई थी। उसने मुझे रोते हुए देखा और हैरानी से कहने लगी कि ये क्या हो रहा है। भाभी ने उससे कहा कि कल तक सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। इसकी करतूतें तो अब मैं सबके सामने लाऊंगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। वो औरत भाभी का ऐसा रूप देखकर खामोशी से वापस चली गई थी। मेरा दिल और भी ज्यादा डूब गया था। मुझे लगा बात घर की चार दीवारी से निकलकर मोहल्ले तक पहुंचने वाली है। मैं भैया के सामने गई और रोते हुए उनसे कहने लगी कि भैया, एक बार मेरा मोबाइल देख लो, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, तुम्हें खुद सच्चाई पता चल जाएगी। भैया ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया
मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया और तेज शब्दों में कहने लगे कि ये सब नाटक करने बंद कर दो। मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। तुम जैसी लड़कियां हजार बहाने बनाती हैं। उन्होंने मोबाइल बंद करके एक तरफ फेंक दिया था और कहने लगे कि खबरदार आइंदा मोबाइल को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। भाभी ने आगे बढ़कर मेरे बाल फिर से खींच लिए थे और कहने लगी कि तूने ये सब हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए किया है ना। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि भाभी, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर वो बाज नहीं आई थी। उन्होंने मुझे घसीट कर किचन के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। मैं चीखने लगी और कहने लगी कि अभी तो आपने कहा था कि मेरी फोटो वायरल हुई है, फिर मेरा मोबाइल खाली निकला तो क्यों? कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। मेरा खाली मोबाइल इस बात का सबूत है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ। भैया ने गुस्से से कहा कि ये सब किसी और ने भेजा है, मगर इसमें तुम्हारी ही शक्ल है। अब तुम ये नहीं कह सकती कि ये झूठ है। मैंने फौरन कहा कि भैया, ये जाली फोटो है, आप चाहें तो किसी को दिखा लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। भाभी हंसने लगी और ताना देते हुए अंदाज में कहने लगी कि किसको दिखाएं, कौन सा सबूत दिखाएं? लोग तो यही कहेंगे कि हम सब मिले हुए हैं। इज्जत गई तो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। भाभी की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मेरा दिल दहल गया था। किचन से तेज बदबू आ रही थी। शायद दोपहर के खाने के बर्तन अभी किसी ने नहीं धोए थे। सुबह के सारे काम करके ही तो मैं अपने कमरे में गई थी और अब मेरे लिए दोपहर के बर्तन भी इंतजार कर रहे थे। भाभी ने अलमारी खोली और पुरानी बोतल एक एक करके बाहर फेंकने लगी। मैंने घबराकर कहा कि भाभी, आप ये क्या कर रही हो? मगर वो रुकने वाली नहीं थी। भैया खामोशी से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मेरे कानों ने एक और आवाज़ सुनी थी। बाहर आंगन में बच्चे खेल रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरी नज़र भाभी की दो बेटियों पर पड़ी थी। वो मुझे देखकर हैरानी से खड़ी हुई थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि भाभी, इन बच्चों के सामने तो मुझे बदनाम मत करो। मगर भाभी ने उल्टा उनकी तरफ इशारा किया और कहने लगी कि देखो अपनी बुआ जी को, देख लो, ये है इज्जत के नाम पर चरित्रहीन दाग। दोनों बच्चियां डरकर अंदर भाग गई थी। मेरे अंदर से चीख निकल गई। मैंने कहा, भैया, आपको मेरी माँ याद नहीं? वो भी इसी किचन में जलकर मरी थी। क्या अब मुझे भी इसी तरह मार डालोगे? भैया के चेहरे पर लम्हे भर को जैसे कपकपाहट आई थी, लेकिन फौरन उन्होंने नजर फेर ली थी। उनकी खामोशी मेरा गला दबा रही थी। अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया था। मैंने मौका पाते ही भागने की कोशिश की थी, मगर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि कहाँ भागती है, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। अंधेरे में उनकी आवाज़ और भी डरावनी लग रही थी। मैंने जोर से हाथ छुड़ाया और भागकर दरवाजे की तरफ दौड़ गई थी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी चीखें आंगन में गूंजने लगी थी। मोहल्ले में कोई शोर सुन लेता तो कौन मेरी बात पर यकीन करता? सब यही कहते कि मैंने सच में कोई गलती की है। भैया ने सख्त शब्दों में कहा कि बस करो ये तमाशा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, अब चुपचाप वही करो जो हम कहें। मैं हाफते हुए रुक सी गई थी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। भाभी ने किचन की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि आज तेरी सजा तुझे वहीं मिलेगी जहां तेरी माँ का हिसाब पूरा हुआ था। उनके शब्दों में जहर टपक रहा था। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर वो फिर भी कुछ नहीं कह सके। हंगामा होते होते शाम से रात का समय हो गया था और ये रात मेरे लिए कयामत की रात बन रही थी। अंधेरे में कैद मैं अपने ही घर में दुश्मनों के बीच खड़ी थी और सबसे बढ़कर मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। मेरी आंखों के सामने आने वाले हादसे का एक साया सा उभरने लगा था। भाभी ने मेरा बाजू मरोड़ दिया था और बालों से मुझे पकड़कर किचन की तरफ घसीटने लगी थी। मैं लड़खड़ाती रही। उन्होंने मुझे जोर से दीवार पर टकरा दिया था। मेरी चीखें दीवारों से टकराकर गुम हो जाती थी। घर में अंधेरा फैला हुआ था, मगर किचन में पुरानी लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि पिताजी, पिताजी प्लीज मुझे बचा लो। मगर वो चारपाई पर बैठे हुए थे, कोने में रो रहे थे और आंसू बहा रहे थे। उनकी जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ था। वो अपनी लाचारी की वजह से उठकर भी नहीं आ सकते थे। भैया दरवाजे पर खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। मैं चीखी कि कुछ तो कहो भैया, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें फेर ली थी। भाभी ने अलमारी के नीचे रखी पुरानी बोतल निकाली
वो केरोसिन का डिब्बा था। उसकी सारी बदबू कमरे में फैल गई थी, मेरे नाक के रास्ते से अंदर घुस गई थी और मेरा दम घुटने लगा था। उन्होंने ढक्कन खोला और मुझसे घूरते हुए कहा कि आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। उन्होंने बोतल का रुख मेरी तरफ किया और तेज झटके से तेल मेरे कपड़ों पर फेंकने लगी। ठंडे तेल की बूंदें मेरे शरीर से टकरा रही थी। मेरा पूरा वजूद दहलकर रह गया था। मैं दीवार के साथ टिक गई थी। हाथ जोड़कर कहने लगी कि भाभी, भगवान के लिए रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी हंसी और बोली कि तेरे जैसी लड़कियां यही कहती हैं, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो बोतल को आगे झुकाने लगी। जमीन पर तिल की लकीर फैल गई थी, जो धीरे धीरे मेरे पांव तक आ गई थी। मैंने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया था। जुबान कांप रही थी, सांस उलझ रही थी। उस लम्हे मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी, जो बरसों पहले इस किचन में आग की चपेट बनी थी। उनके जलने की आवाज़ जैसे अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। उसी दौरान भाभी ने चूल्हे की तरफ हाथ बढ़ाया। पुराने चूल्हे में अभी भी राख बाकी थी और उनके करीब लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन्होंने तीली ढूंढने के लिए दराज खोला और माचिस का डिब्बा निकाला। कहने लगी कि अब देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है, तेरा भगवान या फिर कोई इंसान। उनके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और गले में अटक गया था। मैं जमीन पर गिरकर उनके कदमों में रोने लगी थी। भाभी, आपकी भी तो 2 बेटियां हैं। सोचो, अगर उन पर कोई ऐसा अत्याचार करेगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ झटक दिए। उस लम्हे खिड़की के बाहर से बिल्ली के कूदने की आवाज़ आई। भाभी चौंक कर पलटी और लम्हे भर को रुक गई थी। मैंने मौका पाते ही दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, मगर भैया ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया था और कहने लगे कि वापस जा, आज ये नाटक मुझ पर मत चलाना। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं किचन के बच्चों के बीच खड़ी हुई थी। चारों तरफ तेल फैल चुका था। लाइट की रोशनी में वो सब नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरे करीब नाच रही हो। भाभी ने माचिस जलाने के लिए हाथ बढ़ाया था। मैंने बुलंद आवाज में भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और आंखें बंद कर ली कि भगवान मुझे बचा ले, तू ही है मुझे बचाने वाला, मुझ पर रहम कर। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकलने ही वाली है। अंदर और बाहर सब कुछ खामोश था। सिर्फ मेरी हिचकियां और भाभी के चीखने की आवाज़ गूंज रही थी। मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी थी और मैं उसके इंतजार में खड़ी कांप रही थी। भाभी तीली लगाने ही वाली थी कि अचानक किचन में उनकी अपनी ही चीखें गूंजने लगीं। मैंने कांपते हुए आंखें खोली तो उस नज़ारे ने मेरे होश उड़ा दिए थे। भाभी का पाँव फिसल गया था और वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। केरोसिन का डिब्बा बिल्ली से नीचे गिर गया था और सारा तेल ज़मीन पर फैल गया था। वो उसी तेल में लथपथ पड़ी थी और कांप रही थी। भैया दौड़कर उन्हें उठाने पहुंचे। मुझे लगा अभी आग भड़क उठेगी। मैं डरकर अपने पिताजी के पास भाग गई थी। मेरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। दिल धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ देगा। भाभी की चीखों ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया था। मेरे भैया भी बौखला गए थे। उसी लम्हे मौत के साए से मेरा बचना एक चमत्कार था। भैया ने जल्दी से जमीन पर गिरा हुआ डब्बा सीधा किया और खिड़की खोल दी थी ताकि स्मेल कुछ कम हो सके। कमरे में केरोसिन की तेज महक फैली हुई थी और थोड़ी सी भी चिंगारी सब कुछ भस्म कर सकती थी। भाभी जमीन पर बैठी अपने पाँव को पकड़कर रोने लगी थी। उनके घुटनों पर सूजन उभर आई थी और वो बार बार दर्द से कर्राह रही थी। मैं कोने में अपने पिताजी के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे पिताजी ने कांपती हुई आवाज में कहा कि बस करो, भगवान से डरो, ये सब बंद करो। लेकिन उनकी आवाज धीमी थी कि भैया और भाभी पर असर न कर सकी। भैया ने भाभी को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया था। वो बार बार कह रही थी कि मेरा पैर टूट गया। भैया परेशानी से उनके आसपास घूम रहे थे और कहने लगे कि खामोश रहो, अभी देखते हैं, अगर ज्यादा परेशानी हुई तो अस्पताल ले जाऊंगा। मैं दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई थी और सोच रही थी कि शायद अब कोई मौका मिले और मैं बाहर भाग जाऊं, लेकिन दरवाज़ा अभी बंद था। बाहर से शोर सुनाई दिया। शायद मोहल्ले के कुछ लोग बातें करते हुए गुजर रहे थे। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर भैया ने फौरन मेरी तरफ देखा और सख्त शब्दों में कहने लगे कि अगर तेरी एक भी आवाज़ बाहर निकली तो अंजाम याद रखना, बहुत बुरा होगा। भाभी का चेहरा पसीने में भीग गया था। उनके हाथ तेल से भीगे हुए थे और वो खुद को संभालने के बजाय मुझ पर गुस्से से बरस रही थी। कहने लगी कि ये सब तुझ जैसी मनहूस के होने की वजह से हुआ है।
अगर तू ना होती तो शायद ये सपना होता। भैया ने उनके पाँव को हाथ लगाया तो भाभी जोर से चीख मार उठी थी। कहने लगी कि मेरी हड्डी टूट गई है, अस्पताल जाना होगा। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि अंदर जाकर खामोश बैठ जा, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी मत करना। मैंने डरी हुई आवाज में कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझ पर जुल्म मत करो। भैया ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश कर दिया और भाभी को सहारा देकर आंगन की तरफ ले गए थे। उनकी दोनों बेटियां अभी दरवाजे के पीछे खड़ी रो रही थी। एक ने मेरे पिताजी की तरफ देखकर कहा कि दादाजी, मम्मी को कुछ हो गया है क्या? मगर पिताजी तो सर झुकाकर रोने लगे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो भैया ने करीब के रिक्शा वाले को आवाज दी थी और भाभी को सहारा देकर उसमें उनको बिठा दिया था। दोनों बेटियां भी उनके साथ चली गई थी। रिक्शा चल पड़ा था और घर सुनसान हो गया था। मैं और मेरे पिताजी अकेले रह गए थे। मैं उनके करीब जाकर बैठ गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देती, वरना मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लड़ता। मैंने उनके हाथ थाम लिए थे और कहा कि पिताजी, आप फिक्र मत करो, शायद ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैं बच गई। रात का वक्त और ज़्यादा डरावना हो गया था। घर में तेल की स्मेल अभी तक फैली हुई थी। मैंने कपड़े बदले नहीं, झाड़ू लगाकर फर्श साफ करने की कोशिश की ताकि कहीं चिंगारी न लग जाए। हर जगह फिसलन हो रही थी। मैं कई बार गिरने से बची थी। मैंने चुपचाप किचन के बर्तन धोए थे, लकड़ियां एक तरफ रख दी थी और लाइट बुझा दी थी ताकि कोई हादसा न हो। काम करते हुए मेरा दिल कांपता रहा था, लेकिन दिमाग में एक बात आ रही थी, अगर भाभी गिर नहीं जाती तो आज मेरा अंजाम कुछ और होता। घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और कभी-कभी किसी गुजरने वाले की आहट सुनाई देती थी। मैंने सोचा कि शायद मौका है कि दरवाज़ा खोलकर निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही कुंडी को हाथ लगाया मुझे याद आया कि भैया ने कहा था कि अगर बाहर निकली तो अंजाम बुरा होगा। मेरे कदम रुक गए थे। रात भर मैंने जागकर गुजार दी थी। मेरे पिताजी भी जाग रहे थे। कभी वो मुझे देखते और कभी छत की तरफ नज़र उठा लेते थे। उनकी खामोशी मेरे लिए और भी बड़ी मुसीबत थी। भाभी के पाँव की हड्डी टूट गई थी। भैया उन्हें अस्पताल ले गए थे और सुबह को वापस लौटे थे। भाभी के पाँव पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि 6 हफ्ते पूरी तरह से बेड रेस्ट करना होगा। ये सुनते ही घर के सारे काम अचानक मेरे सर पर आ गए थे। वैसे तो मैं पहले भी सब कुछ करती थी, लेकिन अब भाभी की सेवा की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। मैंने एक लम्हे को सोचा कि शायद अब वो कुछ दिन तक मुझे सताने के काबिल नहीं रहेंगी, मगर साथ ही दिल के अंदर एक अनजाना सा डर भी मौजूद था, जैसे ये खामोशी भी किसी तूफान के आने की शुरुआत हो। सुबह सवेरे मोहल्ले की 2 औरतें हमारे हालचाल पूछने के बहाने आई थीं। उन्होंने भाभी को चारपाई पर लेटा हुआ देखा तो हैरानी से कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया? रात तक तो सब ठीक था। भैया ने मामूली सा जवाब दिया कि पाँव फिसल गया था, मगर भाभी ने फौरन मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। मैंने नज़र झुका ली थी। औरतों ने मुझे गौर से देखा और चर्चा करते हुए वापस चली गई थी। मुझे अंदाज़ा था कि अब ये बातें पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। मैंने किचन संभाला, सुबह का नाश्ता बनाया, बर्तन धोए और आंगन में झाड़ू लगाई। भैया अखबार पढ़ने बैठ गए थे और पिताजी अपनी खामोशी के खौल में छुपे रहे। मैंने भाभी के पास जाकर पानी दिया तो उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि ये सेवा का दिखावा है। मैं जानती हूँ तेरी नियत क्या है। मैं खामोशी से वापस पलट आई थी। दिन गुजरते गए। मैं दिन रात काम में लगी रहती थी। कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, दवाई टाइम पर देना, ये सब मेरी जिम्मेदारी बन गया था। कभी कभी भाभी मुझे हुक्म देती थी कि ये दवाई लेकर आ जाओ, मेरे कपड़े बदल दो, ये काम अभी करना है। मैं बिना कुछ कहे सब कुछ करती रहती थी। मैं दिल में सोचती थी कि शायद सब्र ही मेरा सहारा है। एक दिन भैया ऑफिस गए हुए थे। भाभी बिस्तर पर सो रही थी और उनकी दोनों बेटियां खेल रही थी। मैं बर्तन धो रही थी कि अचानक भाभी ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, ज़रा मेरे मोबाइल पर वो फ़ोटो दिखाना, ये फ़ाइल खुल क्यों नहीं रही है। मेरा दिल एकदम से दहल गया था। मैंने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, आपकी बेटियां हैं ना, वो देख लेंगी। भाभी ने गुस्से से कहा कि उनको ये सब नहीं दिखाना। मैं घबराकर वहाँ से हट गई थी। रात को जब सब सो गए तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना ज़रूरी है। अगर ये फ़ोटो सच में कहीं मौजूद है तो किसी न किसी दिन बाहर निकल ही आएंगी। मैंने अपनी पुरानी दोस्त का नंबर ढूंढा और छुपकर उसे फ़ोन किया।
धीमी आवाज़ में उसे बताया कि मेरी मदद करो, मुझे किसी ऐसे प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत है जो ये सब चेक करे। उसने फ़ौरन कहा कि फ़िक्र मत करो, मेरे भैया देख लेंगे। अगले दिन मेरी वो दोस्त हमारे घर पर आ गई थी। उसने दिखावे के लिए कहा कि हम साथ पढ़ने का पुराना काम कर रहे हैं। हम कमरे में बैठ गए थे और मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो सुनकर डर गई और कहने लगी कि ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, इसका सबूत इकट्ठा करना होगा। हमने फैसला कर लिया था कि जल्द ही मेरी दोस्त का भाई साइबर क्राइम के किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करेगा। घर के हालात बिगड़ रहे थे। भैया मुझसे बात करने से भी परहेज करते थे। खाने की टेबल पर वो सिर्फ भाभी से बात करते थे और मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा कि भैया, एक बार मेरी बात सुन लो। वो रुक गए और सख्त शब्दों में बोले कि मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता, अब बस अपने काम से काम रख। इतना कहकर वो निकल गए थे। भाभी के जख्मों में कुछ सुधार आ रहा था, लेकिन उनका व्यवहार पहले जैसा ही सख्त था। वो बार बार अपनी बेटियों के सामने मेरा मजाक उड़ाया करती थी। कहती थी कि देखो, ये तुम्हारी बुआ है, सबसे बड़ी मुसीबत है। बच्चियां मासूम थीं, कभी हंस देती थी और कभी वो खामोश हो जाती थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। एक दिन मोहल्ले के पंडित जी हमारे घर पर आए। उन्होंने भाभी के हालचाल पूछे और जाते हुए कहने लगे कि बहू, सब्र से काम लो, ऊपर वाला मुश्किल आसान कर देगा। उनके जाने के बाद भाभी ने हंसते हुए कहा कि इस पंडित को क्या पता कि असली मुसीबत तो हमारे घर के अंदर है। मैंने सर झुका लिया था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं और खामोश नहीं रहूंगी। मुझे किसी तरह वो फोटो खत्म करनी होगी, वरना मेरी जिंदगी ही नहीं बचेगी, मेरी इज्जत ही बर्बाद हो जाएगी। इस मकसद के लिए मुझे अपनी दोस्त पर भरोसा करना होगा। रात को जब सब लोग सो गए तो मैंने दोबारा फ़ोन किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे भैया कल ही रिपोर्ट दर्ज कर देंगे, तुम बस हिम्मत रखो। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार लगा था कि शायद अंधेरे के बाद रोशनी भी आ सकती है। मैंने अपने करीब की दोस्त शालिनी को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया था। वो पहले ही मुलाकात में चौंक गई थी और कहने लगी कि ये तो बहुत ही बड़ा मामला है, ये सिर्फ घर के अंदर की परेशानी नहीं है। अगर फोटो या वीडियो किसी गलत जगह पहुंच गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। मैंने डरती हुई आवाज़ में कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, बस डर रही हूँ कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि फिक्र मत करो, मेरे भैया इस मामले को संभाल सकते हैं। 2 दिन के बाद शालिनी ने मुझे बताया कि उसने अपने भैया को सारी बात समझा दी है। वो मोबाइल और बाकी डेटा के जरिए देखेंगे कि ये सब कहाँ से फैल रहा है। मैंने डरते डरते मोबाइल का पुराना सिम और मेमोरी कार्ड निकाला और अपनी दोस्त शालिनी के हवाले कर दिया था। वो कहने लगी कि कल तक जवाब आ जाएगा। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। हर आहट पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकर सब कुछ खोल देगा। अगली सुबह जब मैं बर्तन धो रही थी तो शालिनी का फोन आया। उसने कहा कि चैन की सांस ले लो, फाइल रिपोर्ट हो गई है और साइबर क्राइम वाले उन्हें हटा चुके हैं। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा था। किचन से बाहर निकलकर मैंने रोती हुई आंखों से आसमान को देखा था। कुछ दिन के बाद शालिनी खुद हमारे घर पर आई थी। हम कमरे में बैठे हुए थे कि उसने मुझे धीमी आवाज में बताया कि मेरे भैया ने कहा है कि अब फिक्र की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बात बताऊं, वो तुम्हें पसंद करता है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने धीरे से कहा कि तुम्हारा भाई? उसने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, उन्होंने कई बार कहा है कि वो तुम्हारी इज्जत बचाना चाहते हैं। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो इंसान मेरा सहारा बन गया है वो मेरे बारे में इस तरह भी सोचता होगा। मगर मैंने होठों पर खामोशी रखी थी। एक शाम शालिनी का भाई मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर हमारे घर में दाखिल हुआ था। सब चौंक गए थे। उसने आकर सीधा मेरे पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने पहली बार सीधे बैठकर उसकी बात सुनी थी। वो कहने लगा कि अंकल, मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी पर बहुत बुरा समय आया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका सहारा बनूं। मैं उसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई थी। भाभी ने बेड पर बैठे बैठे हंसते हुए कहा था कि ये क्या तमाशा है, हमसे पूछे बिना फैसला भी हो गया। मगर मेरे पिताजी ने पहली बार जुबान खोली थी। वो कांपती हुई आवाज में बोले, मैं अपनी बेटी को इस घर में और नहीं जलने दूंगा। भैया ने हैरानी से कहा, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? पिताजी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, जो मैं बरसों से नहीं कह सका, आज कह रहा हूँ। ये मेरी बेटी है और इसके बारे में फैसला मेरा होगा। भाभी गुस्से में बोली कि हमारी भी 2 बेटियां हैं, जरा उनके बारे में सोचो, मोहल्ले में क्या बातें फैलेंगी।
मेरे पिताजी ने सख्त शब्दों में कहा, जो कुछ फैलना था वो तुम्हारी हरकतों की वजह से फैल चुका है। मैं अब अपनी बेटी को बचाऊंगा। ये सुनकर मुझे लगा कि जैसे बरसों के बाद मेरे पिता भी मेरी ढाल बन गए हैं। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। कुछ दिन के अंदर ही सब कुछ तय हो गया था। सिंपल सी शादी हुई थी, ना कोई बड़ा फंक्शन हुआ था, ना हल्ला गुल्ला हुआ था। बस मामूली सी रस्मों के बाद शादी को अंजाम दिया गया था। शादी के दिन मैंने बहुत सिंपल कपड़े पहने थे। शालिनी मेरे लिए बहुत खुश थी। भाभी ने अपने कमरे से निकलकर मुंह फेर लिया था और भैया चुपचाप खड़े रहे। मगर मेरे पिताजी की आंखों में सुकून था। वो बार बार दोहरा रहे थे कि आज मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। मैंने सोचा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जिस घर में मुझे बार बार बेइज्जत किया गया है, उसी घर के दरवाजे से मैं इज्जत के साथ विदा हो रही थी। मेरी शादी सादगी से हुई थी और नई जिंदगी बदल जाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली थी। अब मेरा अंजाम किसी बंद कमरे या किचन की राख में दफन नहीं होगा। भाभी ने बहुत शोर मचाया था, इल्जाम भी दिए थे। दरवाजे पर खड़ी चीखती रही थी और कह रही थी कि ये सब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। मगर इस बार किसी ने उनकी नहीं सुनी थी। भैया खामोश रहे थे और पिताजी ने आखिरी फैसला कर लिया था। उनकी कांपती हुई आवाज़ सब पर जैसे भारी पड़ गई थी। पिताजी ने कहा कि ये मेरी बेटी है। आज मैंने इसे घर की कैद से आज़ाद कर दिया है। विदाई भी सादगी से हुई थी। शालिनी ने मुझे गले से लगा लिया था। रास्ता पूरा करके जब हम नए घर पहुंचे तो पहली बार लगा कि शायद किस्मत बदल सकती है। मेरे पति विनोद ने दरवाजे के बाहर मेरा हाथ थाम लिया था और कहा था कि अब तुम यहाँ सलामत हो, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके शब्द मेरे लिए हिम्मत बन गए थे। नया घर सुकून वाला था। आंगन में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए थे। सब कुछ खुशहाल था। मैंने सोचा कि जिंदगी अगर सादगी से गुजर जाए तो भी कोई दुख नहीं है, बस मुझे कुछ सुकून चाहिए। मेरी सास ने मुझे प्यार से गले लगा लिया था और कहा था, बेटी, ये सब तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ है। इज्जत से रहना यही काफ़ी है। उनकी नरम आवाज़ ने मेरे दिल को छू लिया था। कुछ दिनों के बाद ही मैंने खाना बनाया। मेरे पति ने खुश होकर खाना खाया था और कहा था कि तुम्हारे हाथ के खाने में तो अजीब सा सुकून है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यही तो मैं चाहती थी कि हर किसी को खुशी दूं, ना कि दुख। वो हंसने लगे थे। ये वो लम्हा था जो कि मेरे लिए नया था। घर में कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की थी, लेकिन बीते हुए समय की यादें बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो मैं किचन के दरवाजे के करीब जाकर बैठ जाती थी। किचन की हल्की सी रोशनी देखकर वही नज़ारा याद आ जाता था। भाभी का चीखना, तेल का डब्बा, आग का डर। मैं सहम कर वापस कमरे में आ जाती थी। एक रात मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया और पूछा कि क्या बात है, तुम अक्सर ज्यादातर डरी डरी लगती हो। मैंने झिझकते हुए कहा कि कुछ पुरानी यादें हैं जो कि पीछा नहीं छोड़ती। वो कहने लगे कि यादें समय के साथ मिट जाएंगी, मगर तुम पर भरोसा है कि तुम मजबूत रहो। मेरी सास ने एक दिन मुझे बाजार भेज दिया था। मैंने पहली बार अपने पति के साथ घर से बाहर कदम रखा था। बाजार में औरतें कपड़ों की दुकान पर खड़ी हुई हंस रही थी। उनकी हंसी सुनकर लम्हा भर के लिए मैं भूल गई थी कि कभी मेरी हंसी को भी चरित्रहीन होने का ताना दिया जाता था। मैंने नारंगी कलर की एक साड़ी पसंद की थी तो मेरे पति ने फौरन मुझे खरीद कर दिलवा दी थी और कहा था कि अब ये तुम्हारी है। दिल चाह रहा था कि दुनिया को बताऊं कि कोई है जो मुझे इज्जत देता है। मेरे पति की बहनें मेरे पास बैठकर बातें करती थी। एक ने कहा था कि भाभी, आप हमारे साथ मेले में चलना। मैं कहती थी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। और एक तो मेरी सहेली शालिनी ही थी जो मेरी बहुत इज्जत करती थी। मगर अब शालिनी का रिश्ता तय हो गया था और जल्द ही उसकी शादी भी हो गई। हम सब लोग हर जगह मिलकर घूमने जाते थे, मेले में भी जाते थे, वहां झूले झूलते थे, मजा करते थे। इतनी खुशी देखकर मेरा दिल भर आता था। मैंने प्रार्थना की थी कि ये खुशियां हमेशा कायम रहें। लेकिन जब भी हंसी करीब आती तो बीते हुए समय की एक चीख सब कुछ तोड़ देती थी। किचन की चीखें, माँ की जली हुई लाश, पिताजी की कांपती हुई आंखें, ये सब दिमाग से निकलता ही नहीं था। मैं रातों को अक्सर डरावने सपने देखती थी। कभी सपने में भाभी माचिस जलाकर खड़ी हो जाती थी तो कभी भैया की खामोश नजरों से दिल डर जाता था। एक रात सपने से डरकर मैं उठ गई थी। मेरे पति ने पूछा कि क्या हुआ है। डरो मत, सपना था। उन्होंने मेरी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगे कि वो सपना है, हकीकत नहीं।
याद रखो, अब तुम अकेली नहीं हो। उनकी बात ने दिल को थाम लिया था। मैंने प्रार्थना की थी कि अब मेरा बीता हुआ समय हमेशा के लिए दफन हो जाए। मैंने अपनी सास के पांव दबाए थे और अपने पति के साथ आंगन में बैठकर चाय पीती थी। हर दिन एक नया मौका समझकर जीने की कोशिश करती थी, मगर दिल के किसी कोने में ख्याल ये भी जिंदा था कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जख्म जितने भी पुराने हों, उनके निशान रह ही जाते हैं। शादी के कुछ ही दिन के बाद मेरे ससुराल में ये खबर पहुंच गई थी कि मायके में भाभी को अजीब से दौरे पड़ने लगे हैं। शुरू में मैंने सोचा कि शायद चोट की वजह से कमजोरी हो गई होगी या दवाइयों के असर होंगे, लेकिन धीरे धीरे हालात कुछ और ही होने लगे थे। मोहल्ले की औरतें कहने लगी थी कि रात के समय तुम्हारी भाभी के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी वो रोती हैं, कभी जमीन पर हाथ मारती हैं, कभी दीवार से टकरा जाती हैं। एक दिन शालिनी ने आकर बताया कि कल रात तुम्हारी भाभी ने अचानक घर वालों को जगा दिया। चीख रही थी, कह रही थी कि किचन में आग जल रही है और तुम्हारी माँ खड़ी हुई है। वो कह रही थी कि मैंने अपनी सास को जलाया था और फिर अपनी नंद को भी जलाने जा रही थी। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, मगर दूसरे ही दिन भैया का फोन आया। उनकी आवाज़ टूट रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा कि तुम्हारी भाभी ठीक नहीं है, हर समय डरी सहमी रहती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी माँ मेरे सामने खड़ी हुई है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि भैया, भाभी को डॉक्टर के यहाँ दिखाया? भैया ने कहा कि हाँ, डॉक्टर कहता है कि मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, मगर मैं जानता हूँ कि ये कुछ और है। भाभी के दौरे बढ़ते गए थे। वो खाने से इनकार कर देती थी, कभी खिड़की खोलकर चिल्लाने लग जाती थी कि कोई उन्हें पकड़ने आ रहा है। एक रात उनकी बेटी ने मोहल्ले में जाकर शोर मचाया कि मम्मी मर जाएंगी, कोई उनको बचा लो। लोग इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी राय दी, सबने अपने अपने तरीके से अपना इलाज किया। जब भाभी के मुंह से वो शब्द निकले जिन्होंने बरसों के राज खोल दिए थे, उन्होंने बताया कि सब घरवाले बैठे थे। वो अचानक रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हाँ, मैंने ही अपनी सास को जलाया था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो हमारे रास्ते में आए। सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया था। भैया का रंग सफेद हो गया था। बेटियां डर गई थी। मोहल्ले के कुछ लोग जो वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा था और सर झुका लिया था। सब जान गए थे कि जो बरसों पहले हुआ था वो हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। ये खबर मेरे कानों तक पहुंची तो मेरे अंदर एक अजीब सी कंडीशन जाग उठी थी। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे और दिल में आग भी थी। मैंने सोचा कि कितने बरस हमने ये सोचकर गुजार दिए कि मेरी माँ एक हादसे में जल गई और आज हकीकत खुलकर आ गई। मैंने अपने पति को सब कुछ बताया था। वो खामोशी से सुनता रहा और आखिर में कहने लगा कि तुम्हारा दुख मेरा दुख है, मगर देखो, जो लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचते हैं। भैया अब लगातार अस्पताल के चक्कर लगाते थे। डॉक्टर कहते थे कि इन्हें आराम दो, दवाई देते रहो, मगर अंदर से वो भी जानते थे कि ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये भाभी के कर्मों की सजा है। भाभी हर बार कहती थी कि मुझे आग में मत डालो, मैं मर जाऊंगी। उनको लगता था कि उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, शरीर पसीने में भीगा हुआ होता था। मोहल्ले के बच्चे भी अब उनसे डरने लगे थे। कोई उनके करीब नहीं आता था। औरतें कहती थी कि ये तो बहुत बड़े पाप की सजा है। उनकी बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था ताकि अपनी माँ के पास रह सके। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ऊपर वाले ने इंसाफ दिखा दिया है। बरसों की खामोशी के बाद सच सामने आ गया, लेकिन साथ ही ये दुख भी था कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हुआ। माँ के साथ ये अत्याचार क्यों हुआ, और भैया, जिसने सब कुछ देखते हुए भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, अब वो किस हाल में है। एक शाम मेरे पति ने कहा कि चलो, चलकर तुम्हारे भैया से मिल आते हैं। मैं हिचकिचाई, मगर फिर उनके साथ चली गई थी। जब मैं वापस वहां पहुंची तो नज़ारा ही अजीब सा था। भाभी चरपाई पर बेहोश पड़ी हुई थी। उनके होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे कुछ बड़बड़ा रही हों। भैया एक कोने में सर पकड़कर बैठे हुए थे। उनकी बेटियां माँ के पांव दबा रही थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो भैया ने नजर उठाकर मुझे देखा। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और लाचारी थी। वो कुछ बोल नहीं सके थे। भाभी ने जैसे ही मेरी मौजूदगी महसूस की तो चीख मारी, कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही सब कुछ किया था। कमरे में मौजूद सब लोग मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पलटकर कमरे से बाहर आ गई थी। सारी रात मैंने जागकर गुजार दी थी और सोचती रही
कि अत्याचार का हिसाब आखिरकार दुनिया में भी सामने आ जाता है। मगर ये सुकून भी अजीब था, इसमें दुख नहीं था। मैंने तकिए पर सर रखते हुए धीरे से कहा कि माँ, तुम्हारा खून बर्बाद नहीं होगा। भाभी का भाई जो पहले मुझे तंग किया करता था, मुझे ब्लैकमेल किया करता था, ये सब कुछ उसने अपनी बहन के कहने पर किया था। और इस बात का भी भाभी ने अपनी जुबान से इकरार कर लिया था। भाभी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। अब वो सिर्फ बीमार नहीं लगती थी, बल्कि पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। दिन के समय कभी ऊंची आवाज में हंसती थी, कभी अचानक रोना शुरू कर देती थी और रात को चीखने चिल्लाने लग जाती थी। उनके शब्द कभी समझ आते थे तो कभी टूटे हुए होते थे। उनकी बेटियां जो पहले खेलती थी, अब हर समय अपनी माँ के करीब बैठी रहती थी। बड़ी बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया था ताकि घर के कामकाज संभाल सके। छोटी बेटी अक्सर किताबें खोलकर बैठी रहती थी, मगर कुछ लम्हे बाद ही माँ के बुलाने पर सब छोड़ देती थी। एक दिन मोहल्ले की दो औरतें भाभी के घर गईं। उन्होंने भाभी को जमीन पर बैठे, बाल बिखरा हुआ, कपड़े फटे हुए देखे तो हैरानी से कहने लगी कि ये वही औरत है जो कभी दूसरों को ताने देती थी। फिर इतनी गहरी सांस भरते हुए कहा कि ऊपर वाले की पकड़ बहुत सख्त है। ये सुनकर भैया कमरे से निकल गए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर वो कुछ नहीं बोल सके थे। उनकी बेटियां दिन भर घर के काम करती रहती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू देती थी, कभी-कभी अपनी माँ को नहलाती थी, मगर वो फिर भी चिल्लाती रहती थी, मुझ पर आग मत फेंको। भाभी की छोटी बेटी ने एक दिन रोते हुए कहा कि बुआ जी, हम क्या करें? मम्मी तो रोती ही रहती हैं। मैंने उन्हें दिलासा दिया, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी कठिनाई उठ आई थी। भैया का हाल सबसे बुरा था। वो ऑफिस का काम छोड़कर ज्यादातर समय घर में गुजारने लगे थे। पड़ोसियों से कहते थे कि शायद मेरी पत्नी इलाज से ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर बार बार एक ही बात दोहराते थे कि ये मेंटली प्रेशर है, वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए सुकून देता है। मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी थी। कुछ लोग कहते थे कि इस पर किसी भूत प्रेत का असर हो गया, तो कुछ कहते थे कि ये सब इसके कर्मों की सजा है। मोहल्ले के बच्चे उनके घर के करीब जाने से डरते थे। औरतें अपनी बेटियों को समझाती थी कि इस घर से दूर रहो। एक दिन जब मैं मायके गई तो नज़ारा बहुत ही अजीब था। भाभी आंगन में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। उनके हाथ में जला हुआ पुराना दुपट्टा था, जिसे वो बार बार जमीन पर मार रही थी और कहती थी, यही वो आग थी, यही आग थी। उनकी बेटियां रो रही थी और भैया मुझे देखकर सिर्फ सर झुकाकर कमरे के अंदर चले गए थे। मैंने सोचा था कि यही वो औरत है जो कल तक मुझे सबके सामने बदचलन कहती थी, आज वो खुद मोहल्ले की मिसाल बन गई है। एक पड़ोसन ने मुझे अलग में ले जाकर कहा कि बेटी, तुम पर बहुत जुल्म हुआ था, लेकिन देखो, ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मन कर रहा था कि चीख चीख कर सबको कहूँ, मगर जुबान पर जैसे खामोशी छा गई थी। भैया की खामोशी और टूटा हुआ वजूद मेरे सामने था। वो अपनी पत्नी को देखते रहे और आहें भरते रहे। उनकी मोहब्बत अब बोझ बन चुकी थी। एक दिन उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि शायद मैं ही कसूरवार हूँ। अगर मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती तो ये सब कुछ न होता। तुम्हारी भाभी हमेशा मेरे परिवार से नफरत करती रही, मगर मैं यही समझता रहा कि वो जो कुछ भी करती है वही सच है और मेरे परिवार वाले गलत हैं। भैया की आंखों में पछतावा था। मैंने बस इतना कहा कि अब समय गुजर गया है, लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ देर से आता है। उसके यहाँ देर है, मगर अंधेर नहीं है। भैया की बातें सुनकर मेरा दिल सुकून से हो गया था। दुखी भी था। दुख इसलिए था कि वो औरत जिसने मेरी माँ को जलाया था और मेरी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की थी, वो खुद अपनी जिंदगी की कैदी बन गई थी और सुकून के लिए ऊपर वाले ने सबके सामने इंसाफ दिखाया था। मोहल्ले के लोग अब उन्हें तरस भरी नजर से देखते थे। कोई उनके पास रुकना भी नहीं चाहता था। एक दिन मैं अपने पति के साथ वहां गई तो देखा कि वो चारपाई पर पड़ी बड़बड़ा रही थी। कह रही थी कि मुझे आंख मत लगाओ, मुझे छोड़ दो। उनकी बेटियां रो रही थी और भैया कोने में बैठे खामोश थे। मैंने आगे बढ़कर उनकी बेटी के सर पर हाथ रखा था तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि बुआ जी, हम दिन रात जागते रहते हैं, मम्मी हमें सोने ही नहीं देती। मैंने उन्हें दिलासा दिया, मगर दिल के अंदर एक चुभन थी कि कल तक इन्हीं की माँ ने मुझे जलाने की ठान ली थी। मैंने भैया की तरफ देखा। वो कहने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन अगर तुम्हारा विश्वास कर लेता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने धीरे से कहा कि कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं, वक्त ने भी मेरा साथ नहीं दिया था भैया।
उनके होंठ काँप रहे थे, मगर वो खामोश हो गए। मैं घर लौट आई थी, तो सोच रही थी कि किस तरह ज़िंदगी ने पलटा दिखाया है। मायके में जो दिन-रात बेइज़्ज़ती चाहती रही, आज अपने ससुराल में इज़्ज़त से जी रही हूँ। मेरे पति ने एक दिन कहा कि तुमने बहुत दुःख झेले हैं, मगर अब वक़्त बदल गया है। तुम्हें अब अपने ज़ख्मों को भरने देना होगा। मैंने जवाब दिया कि ज़ख्म शायद भर जाएँगे, लेकिन निशान रह जाते हैं। मेरी माँ की याद हमेशा मेरे दिल में ताज़ा रहेगी। मैं अक्सर रात को अकेले बैठकर प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी माँ की आत्मा को शांति देना। वो बिना कसूर के जलाई गई थी। हमें लगा कि किचन में उनके साथ हादसा हुआ था, मगर हकीकत ये थी कि मेरी भाभी ने उनको जलाया था। मुझे अपने पिताजी की भी याद आती थी, जो बीमारी की कंडीशन में होते हुए भी मेरे लिए ढाल बनने की कोशिश करते रहे। उनके आखिरी शब्द मुझे आज भी याद हैं कि मैंने अपनी बेटी को इस घर की कैद से आज़ाद कर दिया है। उनके शब्द मेरे लिए ताकत बन गए थे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मिली। उसने कहा कि बेटी, तुम्हारी माँ का दुख हम सबने देखा था, मगर आवाज़ नहीं उठा सके। आज देख लो, ऊपर वाले के इंसाफ ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। मैंने उनसे कहा कि हाँ, इंसान चाहे कितना ही जालिम हो, अंजाम से बच नहीं सकता। भाभी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनको कभी रस्सियों से बांधा जाता था ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। उनकी बेटियां घर के कामों में बिजी रहती थी, उनके कपड़े धोती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, मगर वो फिर भी चिल्लाती रहती थी। एक दिन मैंने सुना कि वो बार बार दोहरा रही थी कि मैंने ही अपनी सास को जलाया था, मैंने ही अपनी नंद को सताया था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। ये सब देखकर मेरा दिल डर गया था। मैंने सोचा कि शायद यही असली अदालत है। मेरे पति ने कहा कि अब तुम्हें आगे देखना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। कुछ समय के बाद मेरे पिताजी की भी मौत हो गई थी। अंदर ही अंदर मैं सोचती थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, शायद मेरी आने वाली नस्लों के लिए सबक है कि जुल्म कभी देर तक नहीं रहता। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ, तो माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो औरत कल तक मुझे जलाना चाहती थी, आज अपने ही आग में जल रही है। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि गुनाहों का हिसाब एक दिन ज़रूर मिलता है, चाहे दुनिया में हो या फिर ऊपर जाने के बाद। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वक्त काफ़ी आगे बीत चुका था। मेरे पास 2 बेटे थे। उस रात अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे भैया खड़े हुए थे। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था, आंखों में डर था और होठ कांप रहे थे। वो कहने लगे कि रुचि, फौरन घर चलो, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। मैंने घबराकर पूछा कि क्या हुआ भैया? उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि तुम्हारी भाभी ने आज रात अपने आप को आग लगाने की कोशिश की है। मैं तेज़ी से तैयार हुई और अपने पति के साथ भैया के यहाँ निकल गई थी। रास्ते भर भैया सिर्फ यही कहते थे कि वो पागल हो चुकी है, मगर इस बार उसने खुद को जलाने की कोशिश की है। अगर मोहल्ले वाले समय पर नहीं आते, तो हम सब जल जाते। ये सुनते ही मेरा दिल डर गया था। जब हम मायके पहुंचे, तो पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर जमा हुआ था। धुआं अभी भी किचन के दरवाजे से निकल रहा था। मैं अंदर दाखिल हुई तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। चूल्हे के करीब जलता हुआ कपड़ा पड़ा हुआ था और भाभी को 2 औरतें पकड़े हुए खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल थीं। वो बार बार चिल्ला रही थी कि हाँ, मैंने ही जलाया था अपनी सास को। आज फिर सब कुछ जला दूंगी। उनकी बेटियां एक कोने में डरी हुई खड़ी थी। बड़ी बेटी ने रोते हुए कहा कि बुआ, माँ हमें मार डालेगी। मैंने फौरन उन्हें अपनी बाहों में ले लिया था। मेरे पति ने आग बुझाने की कोशिश की और मोहल्ले वाले पानी फेंक रहे थे। अचानक भाभी सबके गिरफ्त से निकलकर आगर की तरफ भागी थी। उनके हाथ में अभी भी माचिस थी। भैया ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, मगर वो जोर से चिल्लाती हुई बोली, अगर मैं जल गई तो ये भी जल जाएंगे। और उन्होंने तीली जलाने की कोशिश की थी। मैंने चीख कर कहा कि बस, माँ की आत्मा को शांति से रहने दो भाभी, आगे और पाप मत करो। मेरी बात सुनकर भाभी खामोश हो गई थी और ठिठक गई थी, लेकिन वो दोबारा तीली जलाने की कोशिश करने लगी। इतने में मोहल्ले के 2 आदमियों ने आगे बढ़कर उनके हाथ से माचिस छीन ली। तभी वो जमीन पर गिर गई थी और तड़पने लगी, जैसे कोई उनके अंदर से उन्हें घसीट रहा हो। मोहल्ले में शोर मच गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्हें पागल खाने में ले जाओ, वरना ये सबको जला डालेंगी। भैया ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हम सब ने मिलकर उन्हें रस्सियों से बांध दिया था ताकि वो दोबारा किसी हादसे की वजह न बने।
वो चीखती रहीं, मोहल्ले वाले चर्चा करते रहे और मेरे दिल में ख्याल गूंज रहा था कि शायद ये अंजाम अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात पुलिस भी आ गई थी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने शिकायत दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने भाभी पर काबू कर लिया और भैया से कहा, ये अब आपके बस की बात नहीं है, अब इन्हें मेंटल अस्पताल या सेंटर ले जाएंगे। भैया खामोश खड़े आंसू साफ करते रहे थे। मैंने आखिरी बार भाभी को देखा था, वो चिल्ला रही थी, कह रही थी कि अब मैं सबको जला दूं, कि उनकी चीखें गली में गूंज रही थी। पुलिस उन्हें ले गई और हम सब आंगन में खामोश खड़े रह गए थे। मैंने सोचा कि जिस आग से उन्होंने दूसरों को जलाया था, वो आग अब उनके अपने अंदर भड़क रही थी। इस सब के बाद ये बात साफ हो गई थी कि जुल्म और अत्याचार कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन अपना अंजाम खुद पैदा करता है। जिस आग से भाभी ने दूसरों को जलाने की कोशिश की थी, वही आग अब उनके अंदर जुनून के बदले पागलपन बनकर भड़क उठी थी। और जिस खामोशी ने भैया को पछतावे के रास्ते पर धकेल दिया था, वही मेरे लिए नई जिंदगी का दरवाजा साबित हुई थी। इस कहानी का सबक यही है कि सच को कुछ समय के लिए कुचल दिया जाता है, मगर दबाया नहीं जा सकता। और जो इंसान दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए आग लगाता है, वो सबसे पहले खुद अपनी जिंदगी की राख बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।